ये 2024 के MPPSC मेंस के क्वेश्चंस हैं। पेपर 3 है और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। MPPSC 2024 के मेंस के क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, तो बताएं भाई, आप लोगों में से किसी को जानकारी। क्या होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो चीज़ है जो इकोनॉमी में यूज की जाती है कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। यदि हम लास्ट महीने से लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो इकोनॉमी हमारी बढ़ी है कि घटी है कि बराबर रही है। किन के द्वारा यूज किया जाता है? एक तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है, और दूसरी चीज किन के द्वारा यूज किया जाता है? इकोनॉमिक जो एक्टिविटी करते हैं, जो इंडिकेटर देते हैं, जो इंडिकेशंस बनाते हैं, उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है? कि देश की इकोनॉमी की हेल्थ जानने के लिए यूज करते हैं कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। क्या लिखा है? परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्यों यूज होता है? वाइडली यूज होता है एज एन इंडिकेटर। क्या बताता है? कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की क्या हेल्थ चल रही है और क्या उसमें हो सकता है, ये चीजें बताई जाती हैं। किसके द्वारा बताई जाती हैं? किसके द्वारा बताई जाती हैं? ये बताई जाती है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के द्वारा। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है और क्या काम करता है। फिर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स यदि 50 से ज़्यादा हो तो ये क्या बोला जाता है कि प्रीवियस मंथ से जो है हमारी इकोनॉमी का एक्सपेंशन हुआ है। और यदि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स 50 से कम हो तो माना जाता है कि डाउन हुई, और 50 हो तो मानते हैं कि बराबर हुई है। तो 50 एक पैरामीटर है, या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए या कम या बराबर। तो इससे पता चल जाता है कि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स मतलब हमारी इकोनॉमी की हेल्थ क्या है। अब 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग मतलब देश में उत्पादन कितना हो रहा है, जो इसका जीडीपी में क्या योगदान है। और सर्विस सेक्टर ही देखिए एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना के समय पर बचा के रखा। सर्विस सेक्टर का जो योगदान है, यदि हम पूरे देश की जीडीपी को वर्ल्ड लेवल पे देखें कि भारत की जीडीपी का देश के सर्विस पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के सर्विस सेक्टर में कितना योगदान है, तो 4.5%। मैन्युफैक्चरिंग का कितना योगदान है? 2.1% जो है योगदान है। किसमें? पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में, पूरे वर्ल्ड के सेक्टर में। इंडिया की जीडीपी का मतलब 18वां हिस्सा है किसका? पूरे विश्व का भारत में जीडीपी में। और कंपोजिट एक एवरेज वेटेड ले लेता है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का। समझ रहे? तो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? PMI एक इंडेक्स, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है? ये देश की एक जीडीपी बताता है। क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या बताता है? देश की हेल्थ की, जो इकोनॉमी है उसकी कैसी हेल्थ है, पहले महीने से जो लास्ट के मंथ से कंपैरिजन करते हैं कि वो बराबर है, कम है, या जा सिकुड़ गई है, या बढ़ गई है इकोनॉमी। और क्या दोनों सेक्टर में यूज की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस सेक्टर में भी, और दोनों सेक्टर में भी मिला के यूज की जाती है। कैसे पता चलते हैं? कि कितने नए ऑर्डर मिले हैं,
इन्वेंट्री लेवल, अभी कितना हमारे देश में सामान है जो कि उत्पादन में सहायक है, प्रोडक्शन कितना है, सप्लायर की डिलीवरी, सप्लायर क्या डिलीवरी कर रहा है, और रोजगार कितना है, ये सारे पॉइंट होते हैं। नए उत्पाद, नए ऑर्डर कितने आए हैं कंपनियों के पास, इन्वेंट्री लेवल, उनके पास कितना सामान उपलब्ध है, क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, और सप्लाई, ये जो है की पैरामीटर होते हैं। इन पैरामीटर से जो है वो प्रोड्यूसर मैनेजर इंडेक्स के बारे में बताते हैं। क्यों जरूरी है प्रोड्यूसर मैनेजर इंडेक्स? एक क्या बड़ा इंडिकेटर होता है जो कि सिग्नल देता है कि इकोनॉमी हमारी किस दिशा में जा रही है। जैसे ट्रेन आती है तो रेड बताता है, ग्रीन बताता है। रेड बोलता है कि भाई अभी आप स्टॉप हो जाओ, और ग्रीन बताता है कि अभी आप चलो, रन करो, और येलो क्या बताता है, आप जो है क्या, स्टॉप, खड़े रहो, मतलब स्टैंड किए रहो। तो ये सेम चीज क्या होती है, इकोनॉमी है। यदि इकोनॉमी में जो है क्या है, अभी क्या चल रही इकोनॉमी, रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है कि येलो सिग्नल है, तो ये चीजें जो है किस में आती हैं, पीएमआई इंडिकेटर। पीएमआई मार्केट सेंसिटिविटी कितनी, मार्केट में क्या है, क्या है, मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्टॉक और बॉन्ड की, करेंसी मार्केट की क्या पोजीशंस है, ये चीज हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, पीएमआई, परचेस क्रय सूचकांक में। कौन सा सूचकांक है ये, क्रय प्रबंधन सूचकांक, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, क्रय प्रबंधन सूचकांक। कौन सा सूचकांक, क्रय प्रबंधन सूचकांक, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। और फिर इसके बाद कौन कौन बनाते हैं, देखिए S&P ग्लोबल करके है एक, जो पूरे विश्व के लिए पीएमआई बनाती है। S&P, ISMS इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ये यूएसए में जो है, अमेरिका में क्या करती है, आय करती है। कैक्सिन मार्केट क्या है, ये जो है चाइना का जो है मार्केट जो है क्या करती है, पीएमआई इंडेक्स बनाती है। अलग अलग कई बार भारत की आलोचना होती है कि भारत को जो है इंटरनेशनल लेवल पे डाउन दिखाया जाता है, उसके मार्केट ग्रोथ एक्चुअल में जो है वो बताया नहीं जाता है। कई बार हमारी जो है, जैसे जिन देशों की, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो हमने जिन देशों को राशन दिया है और हमने जिन देशों को सर्विसेज दी है, उन देशों से भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कमजोर दिखाया जाता है। ऐसा कई बार इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, जिसका कि विरोध भी हुआ है। क्यों, ये सारे इंडिकेशन देखते हैं, इन्हीं सारे इंडिकेशंस को देख के देश में क्या आता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और कोई भी देश, चाहे चाइना हो या यूएसए हो, ये कोशिश होगी कि एफडीआई भारत की तरफ मूवमेंट ना हो, विशेष स्पेशली चाइना की, कि जो वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनियां आ रही हैं, चाहे टेस्ला हो या दूसरे हो, वो जो है शिफ्ट ना हो, किसकी तरफ शिफ्ट ना हो, इंडिया की तरफ शिफ्ट ना हो, हमारे ही देश में बनी रहे। तो ये जो है कोशिश रहती है। तो कई कई बार पार्शियलिटी भी हो जाती है, पर ऐसा बहुत कम होता है। तो पॉइंट्स क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, S&P जो है ग्लोबल जो है वो पीएमआई इंडेक्स बताता है, समझ रहे हैं। और ISMS जो है क्या बताता है, ISM इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ठीक है। ये इंडिकेटर्स हैं। तो एक बार देखते हैं परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होते हैं। किसी भी देश के उत्पादन या सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही हैं, उनमें क्या चल रहा है, क्रय प्रबंधन सूचकांक ये बताता है। किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक दो सेक्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। दूसरा होता है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र। तो इसमें कितना योगदान है, इंडिया के सर्विस सेक्टर का योगदान विश्व लेवल पे 4.2% है, मैन्युफैक्चरिंग का 2.1% है, पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग का। तो इनकी पोजीशन क्या चल रही है, अप है या डाउन है,
और यदि एक 50 पैरामीटर यदि ये 50 से ज़्यादा हैं तो मतलब हमारे देश की इकोनॉमी जो है अच्छी चल रही है। यदि 50 से कम है तो मतलब इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही है और बराबर है। तो जब कोरोना आया था 2019 में आया था, पर जो है 20 में ही उसकी इफेक्ट देखने को मिला था। तो हमारे देश की जो है कोई भी कंट्री हो उसकी वी शेप में इकोनॉमी मिली थी, मतलब तुरंत जो है देखिए ये जो है जैसे कोई भी कैलकुलेशन करें तो ये जो है डाउनवर्ड चली गई थी इकोनॉमी, फिर धीरे 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 इसने वी शेप में रिकवर किया था इकोनॉमी ने, और फिर आगे ऐसे फ्लोटिंग में बढ़ती हुई गई थी। तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ही कैलकुलेट करता है कि देश की इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर किस दिशा में जा रहा है, और इसको कैलकुलेशन करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं। इसका स्कोर 50 से यदि पीएमआई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्रय प्रबंधक सूचकांक 50 से ज्यादा है तो मतलब वृद्धि हो रही है, और यदि 50 से कम है तो मतलब सिकुड़ रहा है, और 50 है तो कोई बदलाव नहीं है। कैसे पता चलता है कि नए ऑर्डर कितने मिल रहे हैं देश में, उत्पादन स्तर प्रोडक्शन लेवल कितना है, रोजगार कितना है, सप्लाई एंड अभी देश की जो है एनएसओ की जो है सीएसओ जो एनएसओ कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन बताई गई थी, यदि किसी ने 7 दिन में एक भी दिन काम किया है तो उसको एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। इसकी बहुत आलोचना हुई थी, ये करंट का क्वेश्चन है तो बहुत इनकी आलोचना हुई थी। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल की क्या पोजीशन है ये चीज हमको बताई गई थी। इन्वेंट्री लेवल प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, क्या अभी जो है हमारे देश में सामान उपलब्ध है, और हमारी सप्लाई डिलीवरी टाइम्स क्या है, सप्लाई की क्या पोजीशन है ये बताया गया था। पीएमआई कौन कौन से सेक्टर बताता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, सर्विस स्टेट और कंपोजिट दोनों चीजों को बताता है पीएमआई। पीएमआई का क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था की ये पूर्व अनुमान लगा देता है कि अर्थव्यवस्था हमारी, ऐसे ये यदि हम जीडीपी का ग्राफ बनाएं और ये ईयर मंथ बनाए, जैसे जनवरी टू फरवरी टू दिसंबर बनाए, तो जीडीपी हमारी किस दिशा में जाएगी, कैसे कैसे होगा अप एंड डाउन, ये पहले से बता देता है। तो इससे क्या रोल होता है, आरबीआई ब्याज दरें अपनी निर्धारित करता है, क्या इंटरेस्ट रेट लगाना है कि मार्केट में कितना पैसा छोड़ना है। इसी से सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट होता है। सीआरआर क्या होता है कि बैंकों को जो पैसा एक रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर क्या होता है, बैंक को एक फिक्स पैसा अपने पास में गोल्ड या सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारी कंडीशन सीआरआर और एसएलआर की कंडीशन किन किन बैंकों पे अप्लाई होती है, जैसे कि कुछ कॉमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक, ये बैंकिंग के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब पीएमआई इंडेक्स जारी कौन करता है, एस&पी है ना, आईएसएमएस अमेरिका का है, कैक्सिन जो है चाइना का है, और एचएसबीसी नेकी कुछ एशियाई देशों की। दूसरा क्वेश्चन है, नाबार्ड के प्रमुख कार्य बताइए। नाबार्ड के क्या कार्य है, नाबार्ड होता क्या है, नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक तरीके के जो क्षेत्र विशेष हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में हमको काम करना है उसके बारे में ये हमको बताते हैं। क्षेत्र विशेष में क्या काम होना चाहिए, क्षेत्र विशेष मतलब एग्रीकल्चर में हमको डेवलपमेंट देना है, स्पेशली एग्रीकल्चर। लेकिन ये बैंक ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली किसानों को लोन दे, ऐसा नहीं है, किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं मिलता है। इसमें जो नाबार्ड है वो क्या करता है, वो बैंक को लोन देता है, और बैंक फोर्स होते हैं कि आपको 40% आपने जितने लोन दिए हैं वो आपको प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, इसमें एक एग्रीकल्चर भी भाग है, उनको देने पड़ेंगे प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में। लेकिन इसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बैंक 40% नहीं देते हैं, तो इन्होंने एक सर्टिफिकेट की शुरुआत की आरबीआई ने कि आप एक सर्टिफिकेट लो, जिन बैंकों ने 40% से ज्यादा पीएसएल को, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को, प्राथमिक क्षेत्र को लोन दिया है, आप उनसे सर्टिफिकेट लो, जिन बैंकों ने कम दिया है। उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे देश जो है पॉल्यूशन में
कई देशों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कार्बन क्रेडिट करते हैं, दूसरे देशों से पेपर लेते हैं। बहुत सारे देशों में, जैसे अफ्रीकन कंट्री में उतना नहीं है अभी पावर प्लांट और ये सब सारी चीज़ें जिससे कि पॉल्यूशन हो, तो उन देशों से क्या है, क्रेडिट करते हैं, ताकि पूरे विश्व में एक तरफ से एनवायरनमेंट बना रहे, सही कोई पॉल्यूशन ना हो और एनवायरनमेंट जो है हरित हरित ऊर्जा बनी रहे। इसी प्रकार से बैंकों ने भी कॉन्सेप्ट किया कि जो बैंक प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग प्राथमिक क्षेत्र में लोन नहीं दे रहे हैं, वो जो बैंकों ने 40% से ज्यादा दिया है उनसे सर्टिफिकेट खरीदें। मतलब आपको एग्रीकल्चर में अपने लोन का 40% लोन देना है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं कि ये बरसात के मौसम का है, कि बरसात हुई तो फसल अच्छी होगी और नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। बैंक इंटरेस्टेड रहते हैं किसको, इंडस्ट्री को लोन देने में। पर कुछ बैंक जो है पीएसएल को पूरा करते हैं। नाबार्ड का क्या काम होता है, नाबार्ड एक क्या है, जैसे ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक को पुनर्वित्त फाइनेंसिंग की सुविधा देता है, ग्रामीण बैंक को, सहकारी बैंक को, ताकि किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र को ऋण मिल सके। ये लघु मध्यम और दीर्घकालिक ऋण में भी मदद करता है। सिंचाई में क्या लगेगा उसके लिए लोन, अभी जो गवर्नमेंट की योजना चल रही है केसीसी कार्ड, उसके लिए भी लोन देता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण करता है। नाबार्ड जो है सिंचाई, डेयरी, बागवानी, पशुपालन, जैविक, कुटीर आदि उद्योगों को प्रोत्साहन करता है। सहकारी बैंकों और आरआरबी की निगरानी रखता है। नाबार्ड जो है इनका ऑडिट एवं निरीक्षण प्रदर्शन करता है कि भाई जो सहकारी बैंक है, रीजनल रूरल बैंक हैं, जो ये मुख्यतः प्राइमरी सेक्टर में ही, जैसे हर जिले में एक प्राथमिक सहकारी शाखा होती है, उसका काम ही होता है जो कि किसानों को लोन देना, उनके केसीसी कार्ड बनवाना। और बहुत सारे स्वयं सहायता समूह, क्लब, माइक्रो फाइनेंस, क्षमता निर्माण, ये सब भी जो है लोन देते हैं नाबार्ड के माध्यम से। नाबार्ड इनको लोन देता है, फिर ये किसानों को देते हैं। ग्रामीण ग्रामीण का जो क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, देखिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए नाबार्ड लोन देता है। इसका ग्रामीण क्षेत्र का हमारे किसमें वो किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd 73वां संविधान संशोधन में यूज किया गया। कौन सी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है। और ये क्या करते हैं, रूरल ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, पॉलिसी एंड रिसर्च सपोर्ट करना है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी सुविधाओं के लिए जो है सुझाव देता है नाबार्ड। जलवायु परिवर्तन में नाबार्ड ग्रीन फंड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन, इन सबको भी फाइनेंसिंग का काम करता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। थर्ड क्वेश्चन है राजस्व घाटा एवं इफेक्टिव राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होते हैं। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, किसी देश की कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ। यदि व्यय खर्चा जो है आय से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, घाटा। यही चीज जो है किस पे लागू हो जाती है, किसी भी देश पे लागू हो जाती है। जब देश की जो है खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएं और आय कम हो जाए तो वहां रेवेन्यू डेफिसिट की जाती है। तो सरकार वहां बोलती है कि भाई हमने भले ही लोन लेके खर्चा किया है, लेकिन हमने क्या किया है, हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने सड़क बनाई है, हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जैसे कि पावर प्लांट लगाए हैं, जैसे कि रोड बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं बाद में आउटपुट देते हैं और देश की जीडीपी में बढ़ाते हैं, देश की क्या करते हैं, जीडीपी को बढ़ाते हैं। तो हमको इसमें देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन से टैक्स आते हैं, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, और सरकारी कंपनियों से बहुत सारा लाभांश। जैसे आरबीआई भी एक सरकारी कंपनी तो नहीं है, आरबीआई जो भी बिजनेस करती है और उसके जो है एक लाभ कमाने के बाद जो बचता है वो किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है। अभी आरबीआई के पास कितना पैसा पड़ा है, 36 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। 36 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट की नजर है कि आरबीआई का। लेकिन इस पे कौन सी समिति बनाई थी, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ने क्या कहा था कि आरबीआई को, गवर्नमेंट को 9 लाख करोड़ रुपए दे देना चाहिए, है ना। और टैक्स से जो है जीएसटी से जो मिल रही है, इनकम टैक्स से जो मिल रहा है,
सरकारी कंपनी कौन सी होती हैं, जैसे कि BPCL, HPCL और BHEL और NTPC, जो भी ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, PSUs हैं, इनका जो भी लाभांश रहता है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो ये गवर्नमेंट की क्या है, आय है, GST, इनकम टैक्स, सरकारी कंपनियों के लाभांश और जो भी कोई शुल्क लगाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वेतन, पेंशन, भुगतान, और क्या आता है, सब्सिडी आती है, प्रशासनिक खर्चे आते हैं, सामाजिक योजनाओं पर खर्च आता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि सरकार अपने सामान्य खर्चे पूरे करने के लिए उधार ले रही है, राजकोषीय असंतुलन को दर्शाता है कि भाई आपके पास तो खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं है और आप जो है कि लोन पे लोन लिए जा रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना क्या लॉजिक देती है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर वो कहाँ से कैलकुलेट होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा से। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है कि ग्रांट फॉर क्रिएशन कैपिटल एसेट, हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लोन लिया है उससे हमने बनाया है, जिसमें इसमें जो है हम जो भी पैसा हमारा कैपिटल क्रिएशन में एसेट बनाने में गया है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे स्कूल या हॉस्पिटल बनाने में जो पैसा जाता है उसको माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। तो क्या अंतर होता है, सभी राजस्व व्यय इसमें कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या हटा देते हैं, पूंजी निर्माण में हटा देते हैं, अनुदान को हटा देते हैं, और इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जाता है रेवेन्यू डेफिसिट में। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में परिसंपत्तियों के निर्माण में ध्यान दिया जाता है। संकेत क्या करता है, राजस्व खर्च में असंतुलन को बताता है। ये वास्तविक राजस्व खर्च में असंतुलन को बताता है कि फिजूल का पैसा कितना खर्च हुआ है, वो कौन बताता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और पूरा खर्चा कितना हुआ है वो रेवेन्यू डेफिसिट बताता है। रेवेन्यू डेफिसिट का इंपॉर्टेंस क्या है, सरकार किस हद तक अपने खर्चे उधारी से चला रही है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है कि उस उधारी में से कितना खर्चा जो है वास्तव में गैर उत्पादक है, मतलब जिसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, वास्तव में कितना खर्चा गलत जगहों पे पैसा गया है, इसको कम करना चाहिए, वो क्या बताता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, एक वैश्विक सूचकांक है। कैसा है, वैश्विक सूचकांक है, जो बताता है कि गरीबी की देश में कितनी चल रही है, कितने लोग गरीब हैं, और गरीबी ये कौन डेवलप करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये क्या मापता है, एमपीआई, ये मापता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में कैसा, पोषण क्या चल रहा है, बाल मृत्यु दर, बच्चों की जो है मृत्यु किस रेट से हो रही है, शिक्षा की क्या है, विद्यालय कितने हैं, और एक बच्चा औसतन अपना कितना समय जो है स्कूली शिक्षा में व्यय कर रहा है। तो कौन कौन से इसमें एक है, एक तो हेल्थ है, और दूसरा न्यूट्रिशन है, और तीसरा कौन सा है, जीवन स्तर, लोगों का जीने का स्तर कैसा है, वो खाना किससे पका रहे हैं, स्वच्छता लेवल क्या है उनमें, पेयजल की, पानी पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, कैसे घरों में रह रहे हैं, कच्चे पक्के घरों में, उनकी संपत्ति का लेवल क्या है। तो ये तीन चीजें जो है समाज में गरीबी नापती हैं। क्या, पहला स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उनका स्वास्थ्य, और उनमें बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या है, मतलब 0 से 1 साल में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसमें शिक्षा का क्या स्तर है, विद्यालय जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल में अपना कितने वर्ष बिता रहे हैं, और लोगों के जीवन जीने का स्तर क्या है, घर में खाना किससे बन रहा है, और स्वच्छता लेवल क्या है,
पेयजल पीने के पानी की क्या स्थिति है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, लोगों के पास घर है रहने को कि नहीं है, संपत्ति उनके पास क्या है, इन सब चीजों की जो है बताया जाता है। कैसे मापा जाता है? हर एक संकेतक का एक अपना वेट होता है और कुल 33% वेट मापते हैं। यदि 33% से भी कम है तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है। कौन से? हेल्थ, हेल्थ नापते हैं और क्या नापते हैं? जीवन और एजुकेशन नापते हैं, एजुकेशन। और क्या मेजर करते हैं? रहने का स्तर, रहने का स्तर मापते हैं, रहने का स्तर की उनके रहने का स्तर कैसा है, समझ रहे हैं? तो इनसे जीवन स्टैंडर्ड से नापते हैं कि लोग व्यक्ति को गरीब माना जाएगा क्या अमीर माना जाएगा। अब कैसे रेशियो नापते हैं कि इंटेंसिटी नापते हैं और एक हेड काउंट रेशियो मानते हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या बोलते हैं? बहुआयामी गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है। भारत में एमपीआई नीति आयोग के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर एमपीआई लागू करना शुरू किया है। एमपीआई से ही जब ये रिपोर्ट आती है उससे ही राज्य सरकार अपनी कौन सी नीति निर्माण की, भाई आगे की सरकार की कौन सी नीतियां होने चाहिए, कौन क्षेत्र में उनको कल्याणकारी योजनाएं चलाने चाहिए, जैसे मनरेगा किस में चलाना चाहिए, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन जो है, पेयजल की उपस्थिति, राष्ट्रीय पेयजल योजना, और घरों उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास योजना। इन सब चीजों को जो है गवर्नमेंट चलाती है कि भाई क्या किस क्षेत्र में योजना चलानी चाहिए, जिलों का, पूरे जिलों का विकास कैसे हो रहा है, क्या ट्रैक हो रहा है। और भारत में एमपीआई का डेटा कहाँ से आ जाता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लिया जाता है। क्यों महत्व है? वास्तव में गरीबी को समग्र एवं गहराई से देखने वाला तरीका है, बेहतर योजना बनाने में मदद करता है और लोगों को बताता है कि वास्तव में क्यों, कौन कौन सी चीजों की जरूरत है और किस जरूरी चीज की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।